हेलो दोस्तों, आप लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में स्वागत है। मैं संजीव यादव आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोगों ने बहुत बार कहा, रिक्वेस्ट किया, तो उस चीज को देख करके आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के जो शिक्षण होते हैं, शिक्षण वाले प्रश्न होते हैं, आज मैं उनको आपके समक्ष लेकर के आया हूं। लेकिन और एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों, कहते हैं कि सर संस्कृत तो पढ़ता हूँ, आता नहीं। दोस्तों, जब हम लोग जिंदगी में कोई ना कोई धोखा खाते हैं, तो जब धोखा खाते हैं तो हम लोगों के जो धोखा मिलता है उसको सही करने के लिए कोई ना कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। गुड इवनिंग भैया। तो आज हम लोग उस चीज़ को ध्यान में रख करके एक गाने से स्टार्ट करेंगे, और वो गाना है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि तेरा अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा। हम पहली बार गा रहे हैं, आप लोगों से अच्छे से सामने गा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों गाएंगे ज़रूर, पढ़ाएंगे ज़रूर, आपको उस योग्यता तक लेके जाएंगे जिसके लिए हम लोग बने हैं, जिसके लिए आप लोगों के समक्ष मैं आया हूं। तो गाने तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। कहाँ लाके मिलाया है दोस्तों, कि नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिल के भी तुझसे हम मिल न पाए। बेखुदी में हम खो गए, फिर जुदा तुमसे हो गए। चाहत का जहां बर्बाद रहा, चाहत का जहां। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम सब लोग मिलकर के संस्कृत व्याकरण के उस शिक्षण की कहानी को पढ़ेंगे, जानेंगे, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके लिए टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और सी टेट के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर के आज जो है इसकी तैयारी करेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, पकड़ना है हम लोगों को। और उस चीज को पकड़ने और बताने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसको देख करके हमको समझना है और बताना है। और पहली चीज ये है कि दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हम लोग अच्छे से इस चीज की जानकारी करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा गया है कि बालह, आप लोगों को देखिए, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, बालह स्वाभाविकतया तस्य प्रथमाम भाषाम। क्या लिखा गया है? बालह स्वाभाविकतया तस्य प्रथमाम भाषम। कह रहे कि अगर कोई बालक है दोस्तों, या हम लोगों के घर में अगर कोई बालक है, तो जिस समय वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो धीरे धीरे बोलने की चेष्टा करता है, तो उस समय ये बताइए दोस्तों, हम लोग अगर हैं, हम लोग उस घर में हैं, कोई भी चीज बात करते हैं, तो बालक छोटा हम लोगों को देख करके क्या करता है? नंबर 1 विकल्प अधिग्रहणम करोति, दूसरा क्या है? पुनर्बलनम करोति, और तीसरा है अधिगच्छति, और चौथा है अनुकरोति। तो दोस्तों जब हमारे घर में डी, बहुत अच्छी बात है, अनुकरोति होगा। कैसे होगा? क्योंकि छोटा बच्चा हम लोगों को देख करके वो क्या करता है कि जैसे जैसे कोई भी बात करते हैं, जैसे जैसे भी हम लोग बोलते हैं, चाहे गाना गा दे, चाहे जैसे भी हाथ, कोई भी क्रियाकलाप जो करते हैं, बालक वैसा करना चाहता है। जैसे हम लोग बुलाते हैं बेटवा इधर आओ, तो वो भी बोलता है बेटवा इधर आओ। अगर हम लोग बोलो बेटा पापा, तो वो भी बोलेगा पापा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बालक हम लोगों के घर में होता है, सबसे पहले स्वाभाविक रूप से उसको कुछ सिखाया नहीं जाता है, वो हम लोगों को देख करके एकदम सही, राइट आंसर है इस समय। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग दूसरे में चलते हैं। लिखा गया है
दूसरा जो क्वेश्चन है लिखा गया है कि अधोलिखितेषु प्लस 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 और प्लस ये जो दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है अधोलिखितेषु, आप लोग ध्यान पूर्वक दूसरे का डी, बेरी बेरी बेरी, क्या आगे बोले, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बफरिंग नहीं करेगा, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे आगे बढ़ेंगे और हम जो चाहते हैं वो लोग तो पहले आप लोग बता दिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये लगता है कि हम लोगों की जो मेहनत है, नहीं सी नहीं होगा, डी होगा, बहुत दूसरे का डी होगा। कैसे होगा देखते हैं, कहना क्या चाहते हैं, अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग अपनी जिंदगी में या कोई भी शिक्षक जब किसी शिक्षार्थी को कोई चीज़ बताने की कोशिश करता है तो हम लोग बताइए व्याख्या करते हैं कि नहीं करते, मौखिक रूप से आपको बताते हैं कि नहीं। जब आप लोग उस चीज़ को सुनते हैं तो आप बताइए उसके भाव को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एस करते हैं हम लोग। लेकिन दूसरा, पहला कहा कि पठन लेखनम, क्या आप लोग पढ़ और लिख करके भाव को ग्रहण कर सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि पढ़ कर तो कर सकते हैं लेकिन लिख करके नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा, पठन संभाषणम, अब ये कह रहे हैं कि आप पढ़ लीजिए तुरंत बोल दीजिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल वो हो जाता है जो ग्रहण करने योग्य हो। तो तीसरा विकल्प क्या कहता है? श्रवण संभाषणम, कह रहे हैं कि ऐसा सुन लीजिए और बोल दीजिए, क्या ऐसा भी ग्रहणात्मक कौशल हो सकता है? कतई नहीं, एकदम राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा डी होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ध्यान पूर्वक समझिए, जब हम लोग किसी भी सभागार में जाते हैं या कोई टीचर हम लोगों को पढ़ाता है, उस समय जब वो किसी भी चीज के बारे में बताता है तो जो बच्चे वहां पर रहते हैं वो सुन करके उसके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। और दोस्तों जब उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते तब है जब उसका अर्थ पता होता है। इसीलिए ग्रहणात्मक कौशल का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। और उसका नाम है जो आपका राइट आंसर है उसका नाम है श्रवण एवं पठन च, श्रवणम एवं पठनम च। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन कहना चाहता है हम लोगों को, ये क्या कहना चाहता है, चलिए धीरे धीरे यहां देखिएगा, आराम से समझते हैं। डी जी, अंजलि यादव जी एकदम सही आप लोगों ने बताया है। अब आगे चलते हैं। और एक बात और है कि देखिए, इसका मजा आप लोग अकेले ना लो, इसका मजा सभी लोगों को दो। क्यों देना है? क्योंकि अगर उनमें दम है तो वो आगे बढ़ेंगे, अगर आप में दम है तो आप आगे बढ़िए। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक गाना आया था, नया नया गाना है कि सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, देखते ही देखते क्या से क्या हो गए। तो दोस्तों अगर आप में दम है और उनमें अगर दम है तो सबके सामने मैं ये चैलेंज खुला देता हूं कि ई लर्निंग विद दुर्गेश आपके उस हर एक क्षण में शामिल रहेगा जिसमें आप आगे बढ़े, आपके अंदर के उस भावनाओं को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और देखते हैं हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानम करोति, करे कोई एक छात्रा अध्यापिका है, कोई एक शिक्षिका है, वो क्या करती है कि विशेषण विषय के बारे में व्याख्या करती। मान लो हम ही शिक्षिका है, आप लोगों के समक्ष में कोई न कुछ एक विशेषण चीज का हम व्याख्या कर रहे हैं। फिर आगे क्या बात हो रही है, कह रहे हैं कि सा तदा सर्वान छात्रान प्रत्येकम न्यूनतम, उसके बाद एवं श गुणम वर्णयितुम निर्दिशति। और एक बात, मैंने एक चीज आपसे बताया था कि आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में बताया था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लो दोस्तों। कि ये गाना था, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। तो यहाँ महबूबा को खोज लो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। अगर महबूबा आ रही है तो कोई बात दूसरा होगा, अगर महबूबा जा रही है तो मन में बड़ा कष्ट होगा। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? देखो मैं फिर से बोलता हूं कि एक शिक्षिका है, वो विशेषण विषय के बारे में व्याख्या कर रही है। और व्याख्या करते वक्त देखिएगा, एक शिक्षिका है वो विशेषण विषय के बारे में व्याख्या कर रही है। फिर कहने कि सा तदा सर्वान छात्रान प्रत्येकम न्यूनाति न्यूनम एवं, पहले यहां पर समझिएगा
कि दोस्तों कह रहे हैं कि जिस चीज की व्याख्या कर रही है ना, उसके वो अंदर से सूक्ष्म अर्थ को पहले बता रही है। तो दोस्तों अगर किसी भी नियम में, किसी भी एग्जाम्पल में नियम पहले बता दिया जाए और उदाहरण बाद में बता दिया जाए तो वो होती है सूत्र विधि, और सूत्र विधि को ही कहा जाता है निगमन विधि, और आगमन विधि उसे कहा जाता है, आगमन विधि उसे कहा जाता है जिसमें उदाहरण को पहले बता दिया जाए। तो यहां पर वो क्या कहना चाहती है, अर्थ को समझते हैं फिर हम लोग बोलते हैं। शिक्षिका विशेषण विषय के बारे में व्याख्या कर रही है, फिर कह रही है कि सा तदा सर्वान, सभी, वो क्या करती है कि सभी छात्रों के सामने वो एकदम अंतिम से अंतिम उस अर्थ को व्याख्या कर रही है, और कह रही है कि अपने गुण का वर्णन करते हुए निर्देश देती है। फिर अनंतर च तस्य लक्षणम ददत्, इस समय जो वो व्याख्या कर रही है ना कैसा लक्षण होगा, यही अयम विधि कथते, ऐसी विधि को क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों नंबर 1 समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। ऐसा हो सकता है क्या, पूरे शरीर की प्रतिक्रिया की व्याख्या कर दो, क्या ऐसा होगा? तो कतई नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, करें निमज्जन विधि, अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे चलते आगमन विधि। बताओ दोस्तों विशेषण के विषय में पहले व्याख्या हो रहा है तो आगमन हो सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। आओ पहले कह रहे कि पहले देखिए पहले उदाहरण दो फिर बाद में नियम दो, तब तो आगमन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले वो सूक्ष्म चीज को बता रही है। तो कोई सूत्र है, पहले सूत्र की व्याख्या कर दो फिर बाद में उसके बारे में पूर्ण रूप से आप बताएंगे, तो वो तो निगमन विधि होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निगमन विधि। आपने एकदम सत्य बताया है। इस समय तीसरा क्वेश्चन का जो उत्तर होगा उसका नाम है निगमन विधि। क्या करना, आप लोगों का जो उत्तर होगा वो इज द राइट आंसर, आपका डी होगा। जी अंजलि यादव जी, बहुत अच्छी बात है। इसका जो उत्तर होगा वो आप लोगों का हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे, आप लोगों को अवश्य समझ में आएगा। आज पहला दिन है, कुछ आपको दिक्कत कुछ हमको दिक्कत, तेरी बातों में मेरा जिक्र होगा और मेरी बातों में तेरा जिक्र होगा। और जिस दिन आपकी बातों में मैं आ जाऊं और मेरी बातों में आप आ जाएंगे, उस दिन दोस्तों पठन और पाठन की प्रक्रिया सशक्त हो जाएगी और हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। चलते हैं नंबर 4 पे। जी भैया एकदम राम 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 राम। और एक बात, राम राम तब सही होगा जब आप लोग शेयर करोगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और मेरे द्वारा कही हुई बात को आप लोग नंबर 1 तरीके से शेयर करेंगे। और मैं बताने के लिए खड़ा हुआ हूं और तब तक खड़ा रहूंगा और आप लोगों को आज आशीर्वाद देता, या बाबा कर्म हो जाए, कर्म की बारिश हो जाए, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े। बाबा आप लोगों के मन और मस्तिष्क में हर तरीके से भगवान विराजमान हो और आप लोगों को आगे बढ़ा दे दोस्तों, इसीलिए तो मैं आया हूं। तो चलते हैं, चौथे नंबर को गोली मारते हैं। अगर आप में दिमाग है और मेरे में दिमाग है, दोनों लोग मिल करके मारेंगे तो उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। चलो देखते हैं। शिक्षकस्य साहाय्येन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते, क्या कहना चाहते हैं ये? पहले अर्थ को समझ लो, उत्तर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो सिखाने आया हूं कि उत्तर निकलता कैसे है, कैसे समझेंगे। वहां तो मैं नहीं रहूंगा, अभी तो आप भी सामने मैं भी सामने, तो तुम सामने आ भी जाया करो, मतलब आगे समझ लो। इधर देखिए सामने आ चुका है। तो इस ना गृह भाषा कैसे कह रहे हो भाइयों, आप लोग थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पहले हमें अर्थ समझ लो तभी आपका उत्तर आएगा। बहुत सही। देखो करें कोई शिक्षक है, क्या है? कोई शिक्षक है। फिर करें साहाय्येन औपचारिकतया का भाषा, मतलब औपचारिक रूप से। मान लो अगर किसी भी मैं विद्यालय में हूं, अगर आप लोगों को मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों ध्यान पूर्वक समझिएगा, उस समय जो पठन और पाठन की प्रक्रिया होगी ना, वो निश्चित स्थान पर होगी, निश्चित जगह पर होगी, निश्चित पाठ्यक्रम के दौरान होगी। तो आप सोचिएगा, अगर कोई छोटा बालक है, अगर उसको मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए तो वो सर्वोपरि है कि गृह भाषा में दिया? थोड़ा सा अंतर है दोनों, मातृभाषा गृह भाषा। तो यहां पर आप लोगों को यह समझना है कि जो अर्थात शिक्षक के सहयोग के द्वारा जो औपचारिक रूप से
शिक्षक के सहयोग के द्वारा औपचारिक रूप से किसी भाषा को जब जाना जाता है, जो जानी जाती है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है। बताने से पहले आप लोग, क्या बात है अमित गुर्जर जी, थोड़ा सा आप चूक गए हैं, अगली बार चूकना नहीं है भाई, यहां खड़े हैं तो उस चीज को जानना आवश्यक है। चलते हैं हम लोग 5वें नंबर पे चलते हैं। चलिए, पहला दिन है, बहुत जल्दी जल्दी हम कूद रहे हैं, धीरे धीरे हम अस्थाई हो जाएंगे, तो आप लोगों में भी अस्थाई कर देंगे, आप लोगों को भी अस्थाई कर देंगे। तो चलिए आते हैं ना, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का सी, देखिए कुछ कुछ पहुंच रहे हो, कुछ कुछ नहीं पहुंच रहे हो। मैं पहले तो आप लोग भी समझ जाते हो, 5 का सी, 5 का सी, 5 का सी, देखते हैं क्या होता है। ये तो आपकी मर्जी है और मेरी भी मर्जी कुछ है, जब दोनों की मर्जी एक हो जाएगी तो कुछ और निकलेगा। देखते हैं ना क्या होता है। करें बालान नवीन शब्दान पाठयितुम, करें कि बालकों को, बालान है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो बालकों को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को। करें कि बालकों को नवीन शब्दों को, अगर कोई शिक्षिका है वो पढ़ा रही है, नवीन नवीन शब्दों को बात कर रही है, नवीन नवीन शब्दों के बारे में बता रही है, और मान लो शिक्षिका मैं हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, देखिए रहा नहीं, जब शिक्षिका हो गया तो रही हूं। अगर मैं शिक्षिका हो गई और आप जैसे लोगों को पढ़ा रही हूं, और मैं बोल रही हूं कि बच्चों ये जो सामने दिखाई दे रहा है पेड़ है, वृक्ष इसे कहते हैं, और ये चीज जो दिखाई दे रहा है इसको ये कहते हैं। तो दोस्तों जब हम उस समय शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे आप लोगों के समक्ष और अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो बताइए इन चारों में से कौन विकल्प सही है? नंबर 1। और उस समय जब मैं पढ़ा रही हूं, उस समय मैं प्रकृत वस्तु नाम उपयोग, भगवान के द्वारा प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं ना, उसके बारे में भी बता रही हूं। मैं शिक्षिका हूं, इस समय शिक्षक नहीं हूं। मैं आप लोगों को हर तरीके से बता रही हूं कि उस समय मैं भगवान के द्वारा प्रदत्त जो चीजें ना, उसको भी बात करेंगे। ये बताइए शुद्ध शुद्ध जब मैं बोलूंगी तो आप इन चारों में से खोजो ना सही कौन है। नंबर 1 कह रहा है एतेन प्रकृत जीवने दृष्टये वस्तुभिः सह शब्दानां संबंध स्थापने छात्राणां सहायता भवति। कह रहे हैं कि जो बालक हैं उनके जीवन में, उनके जीवन की दृष्टि से जो भी वस्तुएं हैं वो प्रकृत जीवन में और शब्द दोनों के बीच में सह संबंध स्थापित करने की बात करेंगे। अब आप बताओ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करा रही हूं, तो क्या आप लोगों के जीवन में जीवन की दृष्टि से और वस्तुओं के लिए सह शब्दों का जो संबंध स्थापित करने की बात कर रही हूं, ये गलत है। पहले का गलत है। दूसरे में देखते हैं, कह रहे कि बाल शिक्षार्थियों के लिए अब बताओ, बालक छोटा है और निराकार ब्रह्म की उपासना करा दे, ओका का घुटकत का, जो सूरदास जी ने कहा कि किलकत कान घुटुरों ने आवते, वो तो उतने बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान तो घुटनों के बल आ रहे हैं। छोटा सा बालक है, निराकार का पता ही नहीं है, मूर्त चीज उसको पता ही नहीं है, उसको तो मूर्त और अमूर्त दोनों में क्या चीज पता रहेगा? मूर्त पता रहेगा, अमूर्त का पता नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो बालक होगा वो निराकार का चिंतन कैसे करेगा? तो गलत है। पहले आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। करें कि वस्तु भी एव वयम नवीन शब्दानाम पाठयितुम शक्तुम, ये तो गलत है भाई। कह रहे हैं कि वस्तु भी तृतीया विभक्त बहुवचन, वस्तुओं के द्वारा हम सब लोग नए नए शब्दों को जानने की इच्छा करेंगे। जान सकते हैं जी, राइट आंसर इस डी होगा। और ऋतु ने सही दिया है, अभिषेक ने सही बताया है, एकदम अंजलि यादव डी सही है एकदम आप लोगों के अनुसार। इसमें क्या एतेन शब्दानाम शुद्ध वर्तन्याः पाठने सहायता भवति। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर मैं अच्छे से शुद्ध वर्णों का उच्चारण कर रही हूं तो जाहिर सी बात है उत्तर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग बताएंगे,
यहाँ पर आप लोग बताएंगे, हमने देखिएगा भाषायाः पाठचर्यायाः साहित्यस्य समावेशः स्यात्। कह रहे हैं कि भाषा के पाठचर्या के लिए, भाषा के पाठचर्या के लिए, ठीक है, भाषा के पाठचर्या में साहित्य का अगर समावेश हो, ऐसा संस्कृत अगर हो रहा हो, ऐसा होना चाहिए, तो इन 4 विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है कि जो कह रहा है कि नहीं नहीं ये चीज सही है? तो नंबर 1 विकल्प क्या कहना चाहता है? छात्राणाम पाठ्यक्रम भारम न्यूनम को करें कि छात्रों के पाठ्यक्रम के भार को कम किया जाए। ये सत्य हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि नवीन शब्दानाम ज्ञाने छात्राणाम सहायम करोति। कह रहे कि नवीन शब्द जो होंगे छात्रों के ज्ञान में सहायता करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? चलिए आगे चलते हैं। पहले तो सबका अर्थ जान लो, फिर मजा आएगा। अगर नहीं जानोगे तो फिर मजा खराब हो जाएगा। करे इदम नैसर्गिक भाषायाः पठन पाठनस्य माध्यमम अस्ति। फिर चौथा है इदम विद्यार्थिनः आलोचना क्षमताम वर्धयितुम। ऊपर कह रहे हैं कि भाषा के पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि भाषा के पाठ्यचर्या में साहित्य इसलिए समावेश होगा कि कह रहे इदम नैसर्गिक भाषायाः पठन पाठन माध्यम अस्ति। क्योंकि दोस्तों नैसर्गिक वाताहा जी, राइट आंसर इज द डी होगा। क्यों होगा? क्यों होगा इसको भी आप लोग समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्यों होगा बताते हैं ना। अगर कोई छात्र है वो अगर उसमें साहित्य की भाषा का उसमें प्रवेश कर दिया जाएगा, उसमें डाल दिया जाएगा, तो साहित्य से वेशभूषा संस्कृति हर एक चीज की जानकारी मिलेगी और उसके जानकारी से बच्चे के अंदर अपने पूर्वजों के द्वारा क्या चीज होता है और हमारे परंपरा में क्या चीज होता है उसकी जानकारी करेगा। डी राइट आंसर नहीं होगा भैया, सी राइट आंसर होगा। माही सिंह आपने सही बताया, सी राइट आंसर इज एकदम करेक्ट है। क्यों होगा? क्योंकि नैसर्गिक वो होता है जहां पर छात्र रह करके अपने अंदर के भावों को अपने तरीके से अपने समाज में हो रहे हर एक चीज को देख करके अपने आप को करके सीखने की इच्छा जागृत होगी। इसीलिए साहित्य का समावेश होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? 7 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग क्या है? बी एकदम राइट आंसर है यार। क्या सही बोल रहे हो आप लोग, एकदम अच्छी बात है जी अमित जी, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं यहां पर लिखा गया भाषायाः कक्षायाम कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यत। करें कि किसी भाषा का कक्षा के किसी भाषा की कक्षा के लिए कथा कथन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? तो नंबर 1 कुछ कह रहे हैं कि शिक्षकस्य विश्रामार्थ सहायता करे, कि शिक्षक के विश्राम के लिए सहायता करेगा। ये तो एकदम गलत बात है। आगे चलते हैं। एतद भाषायाः समग्रम रूपम प्रस्तौति। अब कहे देखिएगा ध्यान पूर्वक समझेगा से 7 का कौन सा उत्तर सही होगा? 7 का इज द राइट आंसर बी होगा। एकदम अंजलि यादव जी बहुत अच्छी बात है, बी होगा राइट आंसर। करें एतद भाषा या समग्रम रूपम प्रस्तौति, और ये करें कि भाषा के पूरे समग्र रूप को वहां पर प्रस्तुत करेगा, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा आप लोगों को पहले तो करें कश्चित विषयम अधिकृत्य स्तंत्रयाः लेखितुं चतुर्थ कक्षायाः छात्रान् शिक्षकः नियोजयितुं शक्नोति यदि सः विषय संबंधः अस्ति। सर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पहले वो आ जाए, क्वेश्चन वहाँ पर पीछे क्या ना, पीछे ले लीजिए। अच्छा इसी से इधर से चलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहा गया कश्चित विषय में कृत्य स्तंत्रयाः लेखितुं चतुर्थ कक्षायाम स्तंत्रयाः लेखितुं चतुर्थ कक्षायाः छात्रान् शिक्षिका नियोजितुं शक्नोति। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि
शिक्षक जो है चतुर्थ कक्षा के छात्रों को किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से अगर लिखने के लिए, नियोजित रूप से लिखने के लिए कहे, तो वह उस विषय के छात्रों के लिए ऐसा क्या चीज कहेगा, किससे संबंधित होगा, इस चीज की जानकारी। जैसे आप लोग हैं, आप कक्षा 4 के छात्र हैं, अगर आप लोग कक्षा 4 के छात्र हैं और मैं आप लोगों का अध्यापक हूं, तो मैंने कहा आप लोग ऐसा करिए, किसी एक विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए मैंने आप लोगों को नियोजित रूप से लिखने के लिए कह दिया। तो ये बताइए आप लोग, तो इसमें आप लोग कौन सा उत्तर देंगे? चलिए आगे आगे। आगे हाँ हाँ वही था, ये 3 नंबर है, ये है। हाँ, ये हाँ सही है। अब आप लोग देखिए उत्तर, पहले आयोग ने ए माना है तो वही तो सही है। आयोग ने ए माना है तो कहाँ से हम गलत कर रहे हैं? अब आप लोग कक्षा 4 के छात्र हो, क्लियर हो गए, आप लोग कक्षा 4 के छात्र हो। मैंने कह दिया कि आप लोग एक विषय पर समग्र रूप से आप लिखिए। तो आप लोग बताइए कक्षा 4 जिसके वैयक्तिक जीवन की जानकारी आप लोगों को है ना, उसी की तो जानकारी लिखोगे। उस समय आप लोगों को न तो वातावरण की समस्या के बारे में उतनी जानकारी रहेगी, न तो सामाजिक समस्या की बारे में जानकारी रहेगी, न तो आपको राष्ट्र के बारे में, लेकिन आपको महान लोगों के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो उस समय जी अंतिमा जी एकदम सही बात है, ए क्वेश्चन सही होगा। और इसलिए सही होगा क्योंकि जानते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो ए जो है ये कहता है कि वैयक्तिक जीवन पर बच्चे जो है लिख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और समझ लें कि आप लोगों को एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में उतना ही करिएगा जितने में संतोष रहे, और उतना ना करिएगा जितने में संतोष भी फट जाए। अगर संतोष भी फट जाएगा तो जिंदगी की राहों में रंजुगम के मेले हैं दोस्तों। तो कि जिंदगी की राहों में रंजुगम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजुगम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजुगम के मेले हैं। तो उसी मेले में हम लोग अकेले क्यों रहे, इसी मेले में मिल करके आइए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और उस लड़ाई में नंबर 9 से लड़ाई लड़ते हैं कि समझते हैं कि अनौपचारिक माध्यमेन कस्याचिद भाषायाः अधिगमनार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेशः अस्ति। यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, कि अनौपचारिक माध्यम से, किसके माध्यम से? अनौपचारिक। दो चीज समझ लो, औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, तुरंत आप लोग बता देंगे। औपचारिक शिक्षा वो है, औपचारिक शिक्षा वो जहां पर निश्चित स्थान हो, निश्चित समय हो और निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार। रानू मंडल को नहीं फेल कर रहे हैं। अब हमारा नाम क्या है वो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से मैंने कहा है ना कि आप लोगों को ऐसा बताऊंगा जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ाए और साथ में हम भी बढ़े। तो उसके लिए जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से किया है वो उसका मतलब अर्थ ये होगा, अनौपचारिक रूप से अगर किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या चीज हो सकता है, सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या हो सकता है? तो यहां पर कह रहे कि भाषा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रस्य। अब प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण होता है कि ये व्यवहार को किसी एक निश्चित दिशा में परिमार्जित कर देता है। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा हमारे सभी पक्षों को परिमार्जित कर देता है। आई बात समझ में? अब ये दूसरा, भाषा प्रशिक्षण केंद्र हो सकता है क्या? विद्यालय हो सकता है क्या? कर कि भाषा प्रयोगशाला हो सकता है क्या? क्या गृह प्रवेश हो सकता है? तो यहां पर आप लोग अगर उत्तर देना चाहेंगे तो अनौपचारिक रूप से, अब ये बताइए अनौपचारिक रूप से सबसे पहला ये बताइए घर परिवार के अलावा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों हमारे घर के परिवेश या वातावरण का समावेश अगर हो जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में जानकारी करते हैं। कह रहे हैं कि इसका डी नंबर सही होगा, एकदम सही बात है, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही होगा, सॉरी 9 का, अनौपचारिक माध्यम से कैसे में, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो उत्तर होगा डी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना है कि पूर्व पठितायाः कथायाः पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षकः आकलयितुं समर्थो भवेत्। ये क्या कहना चाहते हैं कि पूर्व में पढ़ाया गया अगर कोई भी चीज हो, 10वें का कह रहे हैं कि पहले अगर कोई भी चीज कथा पढ़ लिया गया हो, अगर फिर उसी को पढ़ने के लिए कह दिया जाए निर्देश दे करके, तो उस समय बालक जो पढ़ेगा उससे उसको क्या चीज हो सकता है। नंबर 1 उच्चारण, दूसरा है वर्तनीम, तीसरा है स्मृत शक्तिम और चौथा है अवबोधनम। एक बात बताओ, अगर कोई चीज मेरे से जब आप लोग पढ़ते हैं, जब मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं तो आप लोग उसके पूरे भाव को समझ लेते हैं, और मैंने कहा एक काम करिए फिर आप उसी को पढ़ दीजिए, तो एक बार आप समझे हैं तो बताइए उसका ज्ञान आपको है कि नहीं है। तो बोलेंगे यस सर उसका ज्ञान है मुझे। तो बताइए जब उसी चीज को फिर आप लोग पढ़ेंगे तो इन चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जो कह रहा है कि एकदम मैं सही हूं? जी 10 का राइट, एकदम 10 का जो उत्तर हो सकता है वो विकल्प नंबर डी सही है, अवबोधनम। राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी होगा। कैसे होगा? कह रहे हैं कि अगर मैं आपको कोई चीज, ठीक है, मैं इसी शिक्षण चीज को अगर आपको पढ़ा दिया, ध्यानपूर्वक समझिएगा, पढ़ा दिया, इसके अर्थ को एक बार आपने समझ लिया, मैंने फिर कहा कि भैया एक काम करिए फिर से इसे पढ़िए, फिर से आप इसे पढ़ेंगे, तो ये बताइए आपको उसका ज्ञान अवबोध ये मालूम होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे यस सर इसको तो मालूम हो जाएगा। तो कौन सही होगा? तो आप लोग देख करके बताएं। 11 का, अच्छा 11 में चले गए, 11, अरे वाह दोस्तों, तो देख लेते हैं 11 का भी हम लोग देख लेते हैं। 11 का क्या होगा? कह रहे हैं कि लेखन विषय का व्यतिक्रम करते थे। कौन सा सही होगा? डी। क्या बात है, बताने से पहले आप लोग बता दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि पढ़ाना सफल है हम लोगों का। ऐसे ऐसे ही दोस्त बहुत सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, किया है जो वादा उसको हम और आप निभाएंगे। तो निभाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा, और जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए देखना और दिखाना पड़ेगा। तो देखते, और गाना सुने ना, देखते देखते क्या से क्या हो गया, तो देख लेंगे तो पता नहीं क्या से क्या आप लोग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते, अरे भैया आवाज की बात छोड़ो, आवाज से गोली मार दो। आजकल हाथ से गोली नहीं मारा जाता है, मुख से। अब अभी तक लोग तो मुख से मारते थे, मुंह बना करके हम लोग आवाज से मार देंगे। और आवाज से कैसे मारेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेखन विषय का व्यतिक्रम, कि लेखन विषय के जब उल्टा सीधा लिख देंगे उसमें कमजोरी आ जाएगी। लेखन विकार संबंधी इन चारों में से कौन है? तो कहेंगे डिस्कैलकुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो यहां पर डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंध वो हो जाती है, जब आप लोग गणित की आकलन में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो वो आपका गणना संबंधी दोष होता है। डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी दोष होता है। लेकिन कह रहे हैं कि लेखन विषय के व्यतिक्रम में, लेखन प्रक्रिया में अगर आपको कठिनाई हो रही है, लेखन प्रक्रिया में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो इसलिए इसका विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका दोस्तों, विकल्प नंबर डी सही है, सॉरी हाँ डी सही है। तो 11 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। ये विकल्प क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कहना चाहते हैं इसको समझते हैं। कह रहे हैं पठनम नाम न केवल लिखित पाठस्य। कह रहे हैं पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्णम यत कश्चित। यहां पर कहने के लिए ये बात है, वो कह रहे हैं कि पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण करना नहीं है, पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण करना नहीं है, अपितु एक महत्वपूर्ण और कार्य है उसका। जैसे दोस्तों आप लोग किसी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी पाठ का उच्चारण कर रहे हैं, तो
ये तो एक महत्वपूर्ण बात तो है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और है। क्या हो सकता है? कह रहे हैं कुछ समय नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचना या च अधिगमम कुर्यात। कह रहे हैं कि उस समय नवीन शब्दों की रचना करेंगे, नवीन नवीन वाक्यों की रचना करेंगे। यही आपके अधिगम सीखने सिखाने प्रक्रिया में यही आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? 12 का डी एकदम राइट आंसर। क्या बात है, एकदम डी आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैसे होगा वो भी तो समझो। कह रहे कि नवीन शब्दानाम उच्चारण गत समस्या दूर कर। कह रहे कि नवीन शब्द के उच्चारण गत जो समस्या है उसको दूर कर देंगे। लेकिन यहां पर यह समझना है कि ये उत्तर कहना क्या चाहता है हम लोगों के। जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ये कहना चाहता है कि पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण नहीं है। पहले अर्थ को समझेंगे तो उत्तर देंगे। कह रहे कि पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण नहीं हो सकता, पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण और कार्य है। वो क्या हो सकता है? जिस समय आप पढ़ेंगे ना, उस समय पाठ के अर्थ का अवबोधन भी करना सीख जाओगे। उस समय पाठ के अर्थ का अवबोधन माने ज्ञान, उसकी जानकारी हर तरीके से आप करना सीख जाएंगे। इसलिए इस 12 क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सही होगा? तो दोस्तों आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा उस पाठ के अर्थ का ज्ञान भी आपको आ जाएगा। एकदम सही है ज्योति मौर्य जी, जी रामदेव जी। 13 का बी, 13 का बी। आप लोग तो बड़े तेज हैं, देखते हैं भाई। चलिए हम लोग साथ में मिलके 13 का आप लोग बी बोल रहे हैं, देखते हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो देखेंगे उस चीज को। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षायाः छात्राणां कृते मातृभाषायाः एवं पठन स्यात् इति संस्तुम अस्ति। अब यहाँ 13 के लिए क्या बात कर रहे हैं? कह रहे कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए मातृभाषा के द्वारा पढ़ाई हो, ऐसी संस्तुत हुई है। जो प्राथमिक कक्षा के छात्र हैं तो मातृभाषा, यहां पे कह रहे हैं कि मातृभाषा एवं पाठनम स्यात् होनी चाहिए, ऐसी संस्तुति है। तो इसके द्वारा बालक का क्या विकास, किसका निर्माण होगा? अगर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो मातृभाषा का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर मेरे घर का कोई बालक है, मेरे घर का कोई बालक है, अगर आपके घर का कोई भी बालक है, जब इस समय हम लोगों के संग में वो रहता है, हम लोगों के साथ रहता है, तो हम लोग अपनी मातृभाषा में कुछ ना कुछ कहते हैं, तो उसी मातृभाषा में वो उत्तर देता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वही बालक को अगर मातृभाषा में आप पढ़ाने की कोशिश, ऐसा संस्तुति किया जा रहा है, अनुमोदन किया जा रहा है, आग्रह का विनम्र आग्रह किया जा रहा है, तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वो विकल्प नंबर कौन सही होगा? आप लोग बताएं। 13 का क्या सही होगा? नहीं, भी नहीं होगा। 13 का जल्दी बताएं आप लोग, 13 का क्या सही हो सकता है? 13 का क्वेश्चन क्या हो सकता है? 13 का क्वेश्चन क्या हो सकता है बताएं आप। बताएं जल्दी से। बी होगा, कोई डी बोल रहा है, लेकिन 13 का जो उत्तर होगा दोस्तों, वो उत्तर होगा नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत। उसको लाओ, देखो, नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत। प्रांतीय कथित भाषा या प्रोत्साहनम भवेत, ये गलत बात है, किसी भी प्रांतीय भाषा की नहीं। लेकिन वहां पर नैसर्गिक जो वातावरण का निर्माण होगा उस समय इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपको समझना है। कुछ 13 का एकदम कमल सिंह जी, 13 का सी सही है। कैसे सही है मैं भी बताता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षा या छात्राणाम कृते कोई भी प्राथमिक कक्षा है वहां पे छात्रों के लिए मातृभाषा में पढ़ाने के लिए संस्तुति अगर की गई है तो क्यों किया गया? क्योंकि नैसर्गिक का मतलब होता है कि ऐसा वातावरण जहां बालक पहले से रहा है और ऐसा वातावरण अगर पैदा करके वहां पर भी पढ़ाया जाए तो बालक के पठन और पाठन में नंबर 1 प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए इसका कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? इस नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत। तो उस समय जब आप बालक के समक्ष नैसर्गिक वातावरण का
बना देंगे तो वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कारण कि प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविताः कथा च दत्ताः सन्ति। कारण कोई प्रथम कक्षा प्राथमिक कक्षा की बात है, प्राथमिक कक्षा की बात है। प्राथमिक कक्षा के लिए भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है, कारण कि प्रारंभ में कविता हो, कथा हो, ये सब दिया गया हो, अनंतरम च अक्षराणाम लेखनम, उसके बाद अक्षर लेखन की बात हो, तब एवं तत् पुस्तकम का प्रणालीम अनुसरति, उस समय वह पुस्तक किस प्रणाली का अनुगमन करती है, अनुसरण करती है। तो यहां पर हमको समझना होगा, पहले है अनुशासनात्मक प्रणाली, पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली, ऊर्ध्वगामी प्रणाली, फिर अधोगामी। तो दोस्तों आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जो पाठ्य चर्चा रूपरेखा है ये कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के छात्रों के लिए बनाई गई है और इसमें बच्चों के स्तर के अनुसार ये शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। और इस चीज़ को समझ करके यहाँ पर अनुशासनात्मक नहीं होगा, आपका विकल्प नंबर 14 का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी सही है। आई बात समझ में? 14 का क्या सही होगा? विकल्प नंबर बी, डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि कोई प्रथम कक्षा है और उसके लिए भाषा की जो पाठ्य पुस्तक की प्रारंभ में जो स्टार्टिंग होती है, कह रहे हैं कि कविता है, फिर कथा भी है, इस ये सब दिए गए हैं। और अनंतरम माने बाद में अक्षर का लेखन दिया गया है। यह पुस्तक किस प्रणाली का अनुसरण करेगी? तो उसका नाम है पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली दोस्तों। तो आंसर नंबर इज द बी, राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा बी। कौन सही होगा? बी सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भूल जाते हैं धीरे धीरे, चारों है ना। अधो लिखतेषु का उक्ति समीचीन, करें कि यहां पर नीचे लिखे गए जो उक्ति हैं, क्वेश्चन नंबर किसका है? 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहे हैं कि यहां पर जो समचीन है, जो बराबर है, जो असमचीन और समीचीन का मतलब है कि जो समान हो समीचीन, जो असमान हो असमीचीन। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें कौन समीचीन है, मतलब समान बात की कह रहा है। तो नंबर 1 कह रहे हैं कि बालाः यदा विद्यालयम आगच्छन्ति तदा ते रिक्त फलकम इव भवन्ति। इसका अर्थ ये होगा कि दोस्तों बालिका जब विद्यालय जाती है, या कोई भी छात्र हो या बालिका हो, कोई भी हो, जब छोटा बच्चा विद्यालय जाता है तो उसको किसी भी चीज़ की जानकारी रहती नहीं है, वो एक कोरे कागज की तरह होता है। ये पहले का चीज़, ये पहला कह रहा है। ये कौन कह रहा है? पहला कह रहा है, ये पहला कह रहा है। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है कि शब्दानाम समूहस्य रटनम करयित्वा शिक्षकः बालान भाषाम पठेत। कह रहे हैं कि जैसे बालक पहुंचेगा वैसे आप कहेंगे शब्द समूह में रटन करिए, फिर उसके बाद भाषा को पढ़ाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर उसके बाद सी कह रहे हैं कि प्रथम कक्षायाः छात्राः आंग्ल भाषायाः कश्चित् अपि न जानन्ति। अब बताइए, प्रथम कक्षा का बालक है और सभी छात्र हैं और आंग्ल भाषा में उन बात करेंगे, ये तो एकदम सरासर गलत बात है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अनुभवा नाम महत्व कोशेण सह बाला विद्यालय में आगच्छन्ति। फिर अनुभव के महत्व को देख करके तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो सकता है? इनमें से समान रूप से ऐसा कौन है जो कह रहा है कि ये सत्य बात है? जी, डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कह रहे हैं कि अनुभव के महत्व से शह माने साथ, बाला मतलब कि पूरा अनुभव लेकर के वो विद्यालय में जाएगी, उसको पूरा अनुभव मतलब हर एक चीज की जानकारी है, सब कुछ उसको पता। ये तो गलत बात है।
बी कह रहे हैं कि अच्छा बी अगर मैं मान लेता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर अगर बी मान लेते हैं तो क्या उस बालिका को शब्दानाम समूह से रटनम करें, तो क्या उसके शब्दों के समूह को आप रटा सकते हैं? जी एकदम भानु यादव जी एकदम सही आपने बताया, 15 का ए सही होगा। कैसे होगा, कैसे होगा? हम करें बाला यदा विद्यालयम आगच्छन्ति, जब बालिका विद्यालय जाती है, आती है, तदा ते रिक्त फलकम इव भवन्ति, वह कोरे कागज की तरह होती है। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, तो अभी आप लोगों ने सही आंसर दिया है और वो सही आंसर आपका 15 का ए सही है। तो 15 का क्या कौन सही होगा? विकल्प नंबर ए सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 16 में। अब 16 में क्या है दोस्तों, यहां पर आप लोगों के समक्ष आ चुका है गद्यांश, आ चुका है। गद्यांश में हम लोग देखेंगे, तो दोस्तों जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश को कल हम लोग आकर के एक साथ सब लोग मिल करके जानेंगे, पढ़ेंगे और अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा अंतिमा वर्मा जी आपने उत्तर भी दे दिया 16 का डी, क्या बात है। नहीं डी नहीं होगा, ए सही होगा इसका राइट आंसर। चलिए कल मिलते हैं और आप लोगों से कल मुलाकात होगी, लगभग 6 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी और 6 बजे आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ और अनसुना जो सुने हैं वो भी, हर एक चीज की जानकारी। जी रितु यादव जी ए सही होगा जी, रक्षणीय हो जाएगा जी, थैंक यू। कल 6 बजे, कल आप लोगों से मुलाकात हमारी 6 बजे होगी जी, एकदम राइट।